हेलो डियर फ्यूचर नर्सेज। आज हम यूनिट 2 करेंगे, जेनेटिक की कंप्लीट करेंगे। एंड कंप्लीट तो नहीं बोल सकती, पर आज यूनिट को हम स्टार्ट कर रहे हैं जेनेटिक की। इससे पहले हम जेनेटिक में यूनिट नंबर 3, 4 एंड 5 को पढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ रोल ऑफ नर्स इन जेनेटिक डिजीज़ भी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं यूनिट 2, जिसका नाम है मैटरनल, प्रीनेटल एंड जेनेटिक इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट ऑफ डिफेक्ट्स एंड डिजीज़। ये यूनिट जो है इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि जो मैटरनल और प्रीनेटल, प्री का मतलब होता है पहले एंड नेटल का मतलब होता है डिलीवरी। प्रीनेटल मतलब डिलीवरी से पहले का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विच इज़ नोन एज प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी एंड मैटरनल मतलब रिलेटेड टू मदर, एंड जो जेनेटिक इन्फ्लुएंस है, जो डेवलपमेंट बेबी जो होता है, आउटकम जो बेबी में डिफेक्ट्स एंड डिजीज़ है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस होती है जेनेटिकली एंड प्रेगनेंसी से पहले, और जो मदर है उससे रिलेटेड चीज़ों से। बड़े बड़े शब्दों में कहना चाहें तो ये हमारा ओबीजी का टॉपिक है। एंड इसका जो बेस है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे जेनेटिक में। एंड बाकी सब हम क्या पढ़ेंगे, किस में पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे हमारे ओबीजी के अंदर। तो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो मदर का एनवायरनमेंट है या जो प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड होता है वो जेनेटिक डिजीज़ को कॉज करवा सकता है, जेनेटिक डिफेक्ट्स को कॉज करवाने में किस तरीके से वो कॉज करवाता है। तो आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अब हम जो हमारा फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है कंडीशंस अफेक्टिंग द मदर एंड जेनेटिक एंड इन्फेक्शंस, कंडीशंस अफेक्टिंग द मदर, जिसमें हम पढ़ेंगे जेनेटिक एंड इन्फेक्शंस। मदर में कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो अफेक्ट कर सकती है मदर को। सबसे पहले मेडिकल डिसऑर्डर। अगर किसी फीमेल को मेडिकल डिसऑर्डर है, लाइक थायराइड हो गया, थायराइड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो गए, या फिर मेडिकल में हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटिक मदर है, तो वो उसके बच्चे को क्या करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी। हेल्दी बर्थ बेबी की जो है उसमें कहीं ना कहीं क्या करेंगी, बाधाएं आएंगी। फिर दूसरा हमारा क्या है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ का एक बेस्ट एग्जांपल डाउन सिंड्रोम हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो वो चीज़ क्या करेगी, मदर को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगी। प्रीवियस ऑब्स्ट्रक्टिव आउटकम, प्रीवियस यानी पिछला, ऑब्स्ट्रक्टिव आउटकम से यहाँ मतलब है कि जो पहले की जो प्रीवियस डिलीवरीज हो चुकी है, जो पहले प्रेगनेंसी हुई है उस टाइम पे क्या बेबी सेफ डिलीवर हुआ, या फिर उसकी डिलीवर होते ही डेथ हो गई, या फिर प्रेगनेंसी कंप्लीट ही नहीं हुई, उससे पहले ही बेबी की डेथ हो गई। तो ये हमारा क्या है, प्रीवियस ऑब्स्ट्रक्टिव आउटकम। ठीक है। फिर ड्रग्स, कुछ ड्रग्स होती हैं जो टेरेटोजेनिक इफ़ेक्ट्स दिखाती हैं। लाइक अगर आप विटामिन ए की मेडिसिन्स लेते हैं प्रेगनेंसी में तो वो क्या है, हमारे को नुकसान पहुंचा सकती है। मदर को भी नुकसान पहुंचाएगी और इसके साथ साथ बेबी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। फिर हम देखेंगे न्यूट्रिशन के अंदर आपका यहाँ पे एक मेन आएगा फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड का क्या रहता है कि जब प्रेगनेंसी होती है ना, तो उसका फर्स्ट से लेके जो 3 मंथ्स होते हैं, प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के 3 महीने, उस टाइम पे आपको फॉलिक एसिड का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप फॉलिक एसिड जो है वो बॉडी के अंदर कम है, लाइक फॉलिक एसिड जो है वो बॉडी के अंदर क्या हो गया, कम हो गया, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के चांसेस देखने को मिलते हैं। एंड न्यूरल ट्यूब क्या है वो हम क्या पढ़ेंगे, अभी आगे अच्छे से पढ़ेंगे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या है। फिर मल्टीफैक्टोरियल कॉजेज़ हो सकते हैं, लाइक एनवायरनमेंट हो गया, और फर्दर जो भी XYZ कंडीशंस हैं। फिर इस इन्फेक्शंस, तो जो मदर को इन्फेक्शन जो है वो होने के चांसेस रहते हैं, वो है स्टॉर्च। एंड हमारे स्टॉर्च की जो फुल फॉर्म है वो मैंने कहीं पे तो लिख रखी होगी, अब नहीं लिख रखी है, इसका मतलब क्या है,
हाँ लिखिए, स्टॉर्च की फुल फॉर्म क्या है? एस फॉर सिफिलिस एंड, एक मिनट यहाँ से देखो, एस फॉर सिफिलिस, टी ओ फॉर टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ओके, एंड आर फॉर रूबेला, सी फॉर साइटोमेगाली वायरस एंड एच फॉर हर्पेज सिम्प्लेक्स वायरस। सो ये जो इन्फेक्शन है वो मदर को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। सो यहाँ पे मैंने ये आपको समझा दिया। अब यहाँ पे ये जो है आपके नोट्स हैं जो प्रोवाइड किए हुए हैं। सबसे पहले हमने मेडिकल डिसऑर्डर्स पढ़ा था, जिसके अंदर था कि अगर मदर को कोई मेडिकल डिसऑर्डर है तो वो चाइल्ड को उसकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। और इसमें इसका एग्जांपल क्या दे रखा है? इसका एग्जांपल क्या दे रखा है? लाइक एनीमिया, हार्ट डिजीज़, डायबिटिक और क्रोनिक हाइपरटेंशंस। फिर सेकंड हमने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। अब क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ में इसमें एग्जांपल्स क्या है? थैलेसीमिया हो गया, इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, जो कि हम यूनिट 4 में बहुत ही अच्छे से उसको डिस्क्राइब कर चुके हैं, आप जाके पढ़ सकते हैं। इसके बाद में प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिक आउटकम जो मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड इसके बाद में है ड्रग्स एंड वैक्सीनेशंस। सो कौन कौन सी ड्रग्स एंड वैक्सीनेशंस है जो मदर को क्या करती है? अफेक्ट करती हैं। सो कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती है जो प्रेगनेंसी में हमें मिनिमम लेवल पे लेनी चाहिए, और वो कुछ जो है वो पूरी की पूरी ही अनसेफ होती हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी के अंदर। सो वैसी ड्रग्स जो हैं उसको हम क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। सो अगर बर्थ डिफेक्ट्स हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए हम मदर में कौन सी मेडिकेशंस देते हैं? फॉलिक एसिड्स देते हैं, ताकि जो एनटीडी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है उसके इंसिडेंस कम हो जाए। और अगर एंटीबॉडीज़ आर एब्सेंट, द वैक्सीनेशन अगेंस्ट दैम आर रिकमेंडेड। And after taking rubella vaccination, pregnancy should be avoided for 3 months। मतलब अगर कोई मदर है जिसने रूबेला वैक्सीन ली है, तो अब मदर क्या, अब कोई कपल्स है उसमें से फीमेल ने क्या किया है? रूबेला वैक्सीनेशन हुआ उनको, अब उनको 3 मंथ्स तक, एटलीस्ट 3 मंथ्स तक क्या करना है? प्रेगनेंसी कंसीव करने से क्या रहना है? प्रिवेंट करना है, ठीक है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी? क्योंकि ये क्या है? वो बेबी की हेल्थ पे या फिर जो प्रेगनेंसी है उसके अंदर क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? न्यूट्रिशंस का क्या इफ़ेक्ट रहता है? अब बहुत ही मदर किस तरीके से खा रही है, कैसी मदर की डाइट है, वो डिपेंड करती है कि बच्चा जो है, मदर का बच्चा जो है उसकी ग्रोथ किस तरीके से होगी और उसका जो वो हेल्दी रहेगा या नहीं रहेगा। फिर मल्टीफैक्टोरियल कॉजेज़ होते हैं लाइक इनफर्टिलिटी, बर्थ डिफेक्ट्स एंड स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस, जो कि हम इसी यूनिट में पढ़ने वाले हैं। एंड बर्थ डिफेक्ट जो है वो आपके कंजेनाइटल एनॉमलीज़ में आ जाएंगे, जो कि हम लोगों ने आई थिंक यूनिट 3 के अंदर, हाँ यूनिट 3 के अंदर पढ़ा है। सो आप वो जाके देख सकते हैं। मैटरनल इन्फेक्शंस, ये सारे जो है इन्फेक्शंस वो मदर को रिस्क रहता है प्रेगनेंसी के दौरान होने का, और ये फीटस को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या था? कंडीशन अफेक्टिंग द मदर। तो उसके अंदर कौन कौन सी कंडीशंस है जो मदर को अफेक्ट करती है? मेडिकल डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़, प्रीवियस एंड ऑब्स्टेट्रिक आउटकम, ड्रग्स, न्यूट्रिशन, मल्टीफैक्टोरियल कॉजेज़ एंड इन्फेक्शन। ये सारी चीज़ें क्या क्या है? ये अफेक्ट कर सकती हैं मदर को, जिससे क्या हो सकता है? जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ और डिफेक्ट्स जो है वो बेबी को फ्यूचर में दिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा जो पॉइंट नंबर 1 है जो कंप्लीट होता है। अब हम क्या पढ़ेंगे? जो जेनेटिक के अंदर आपकी इस यूनिट का सेकंड टॉपिक है, विच इज़ कंसेंग्विनिटी एटोपी, ठीक है। कंसेंग्विनिटी का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू ब्लड रिलेशन। और एटोपी जो है
ये मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा इसकी वजह से। जो कंसेंग्विनिटी है वो होती है रिलेटेड टू ब्लड, ओके, एंड एटोपी इज कंसेंग्विनिटी इज रिलेटेड टू ब्लड एंड एटोपी इज, आपने माइक्रोबायोलॉजी, यस आपने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी होगी। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हमें कुछ एलर्जी के टाइप्स देखने को मिलते हैं। पहला एटोपी होती है एंड सेकंड जो है वो एनाफाइलेटिक होती है, ठीक है। 2 टाइप्स की हाइपरटेंशन, जो हाइपरटेंशन नहीं, हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलती है, ठीक है। तो एटोपी क्या है, एक तरह की हाइपर सेंसिटिविटी है जो बाय बर्थ देखने को मिलती है, मतलब बाय बर्थ या जनरेशन टू जनरेशन देखने को मिलती है, विच इज़ एटोपी। एंड कंसेंग्विनिटी क्या है, रिलेटेड टू ब्लड। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो ब्लड के जो रिलेशनशिप्स हैं, सॉरी ब्लड रिलेशनशिप नॉट रिलेटेड टू ब्लड, हाँ, सो जो ब्लड रिलेशनशिप है उसमें जनरेशन टू जनरेशन जो हाइपर सेंसिटिविटी देखी जा रही है उसको हम क्या बोलेंगे, कंसेंग्विनिटी एटोपी। लाइक अगर कोई पर्सन है जिसकी फैमिली में क्या देखने को मिल रहा है, अस्थमा देखने को मिल रहा है, सब में अस्थमा देखने को मिल रहा है, एलर्जी डस्ट से देखने को मिल रही है और सीवियर वाला देखने को मिल रहा है, तो वो क्या हो गया, एटोपी। लेकिन ब्लड के रिलेशंस में लाइक कुछ कम्युनिटीज़ होती है ना जिसमें भाई बहन शादी कर लेते हैं, तो अगर वैसी वाली फैमिलीज़ में देखने को मिल रही है यही सेम कंडीशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंसेंग्विनिटी एटोपी। सो इज़ इट क्लियर, ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ, कंसेंग्विनिटी एटोपी से क्या मतलब था, एंड ये अब इसकी क्या है, डेफिनेशन है, जो मैंने बताया वही है। एंड अब हम इसका कॉज देखेंगे, ठीक है। कॉज क्या है, कॉज में क्या है, जेनेटिक कॉज हो सकता है ऑब्वियसली, जनरेशन टू जनरेशन। दूसरा हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। सो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या हो सकता है कि हमारे जो पोलन ग्रेन है, डस्ट्स हैं, या फिर क्लाइमेट कंडीशंस हैं, इस सब से मदर को हाइपर सेंसिटिविटी है तो बेबी को भी हो सकती है, या बच्चे को जो है वो हमने क्या करवा लिया, अर्ली स्टेज में ही इन सब से एक्सपोज करवा लिया, तो उसमें ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। दूसरा मैटरनल डाइट, अगर मदर जो है वो एलर्जिक फूड्स का ज़्यादा यूज़ कर रही है तो ये क्या कर सकता है, बच्चे में एटोपी कंडीशन डेवलप करने के चांसेस हो सकते हैं। अब हमारा क्या है, ये साइन एंड सिम्टम्स जो है वो हमें क्या देखने को मिलते हैं। ऑब्वियसली ये हाइपर सेंसिटिविटी है, तो हाइपर सेंसिटिविटी में क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अच्छा ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है, हाइपर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, बोलते हैं ना ज़्यादा हाइपर मत हो। सो हाइपर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा। सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना ये तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है, एक होता है आपके जो सराउंडिंग वाली चीज़ें हैं आप उससे अफेक्ट हो रहे हो, वो होता है सेंसेशन, ठीक है। आप बोल सकते हो कि सेंसिटिव है वो, बहुत ही जल्दी अफेक्ट हो जाता है, वो हो गया सेंसिटिव। पर हाइपर सेंसिटिव मतलब समझ लो जो बहुत ही ज़्यादा बहुत जो जल्दी सेंसिटिव हो जाता है, सॉरी जल्दी अफेक्ट हो जाता है सराउंडिंग इन्वायरमेंट से, उसको हम बोलते हैं सेंसिटिव। अब ये है हाइपर, मतलब उससे भी ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन डेवलप हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। एक ऐसी एलर्जिक कंडीशन जिसकी वजह से हमें क्या हो जाती है, इमरजेंसी कंडीशन डेवलप हो जाती है, इंजेक्शंस की नीड पड़ती है, उसी वक्त मेडिकल केयर की ज़रूरत पड़ती है, उसको हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। सो ये जो कंसेग्विनिटी एटोपी है ना, ये एक हाइपर सेंसिटिविटी का टाइप है, या फिर हम बोल सकते हैं ये हाइपर सेंसिटिविटी है। सो इसके अंदर हमें क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। अब आप याद करो, जब आप किसी बाहर के एनवायरनमेंट में चले जाते हो तो नॉर्मली क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कि अगर किसी को डस्ट से एलर्जी है तो उसमें नॉर्मली क्या देखने को मिलेगा, वाटरी आइज़, आँखों से पानी आने लगेगा, कंजक्टिवाइटिस मतलब आँखें लाल हो जाएंगी, राइनाइटिस मतलब जो नोज़ है उसमें से पानी आने लगेगा, फिर यूटिकेरिया, हाँ यूटिकेरिया एंड स्नीजिंग, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। अब इसके बाद में
क्या है इसका कि मैनेजमेंट क्या है। सो प्रोलॉन्ग्ड ब्रेस्ट फीडिंग, बहुत सारी मदर्स होती है जिनको नहीं पता होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम पीरियड क्या है, 2 ईयर्स है। सो आपको 2 ईयर्स तक ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, ये रूल्स बोलते हैं। लेकिन बहुत सारी कंडीशंस में क्या होता है, फर्स्ट बेबी हुआ एंड इसके ही 6 मंथ्स बाद जो है वो सेकंड कंसीव हो गया, या जस्ट 1-2 महीने बाद सेकंड बेबी कंसीव हो गया। तो उस वजह से क्या है, जो फर्स्ट बेबी है उसको प्रॉपर फीड नहीं मिल पाता है। 2 महीने छोड़ो, बहुत सारे लोग तो 1-1 महीने ही 1-1 साल ही बच्चे को दूध पिलाते हैं, जबकि 2 साल तक अगर मदर का जो मिल्क है, ब्रेस्ट फीड है, वो बेबी को 2 ईयर्स तक पिलाना चाहिए, जिससे उसके अंदर ऐसी कंडीशंस होने के चांसेस कम होते हैं। दूसरा, डिलेड इंट्रोडक्शन ऑफ एलर्जिक फूड। ओके सॉरी, मैंने वहाँ पे जो पीछे बताया था गलत बता दिया था कि आप अर्ली बहुत ही जल्दी बच्चे को एक्सपोज करवा देते हो, वो नहीं है, उसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पे क्या है, डिलेड इंट्रोडक्शन टू, बता देती हूँ ना। यहाँ पे जब मैं एग्जांपल दे रही थी ना, एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक एलर्जेंस, पॉलन, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था। तो वो एक्चुअल में क्या है कि हम जो एलर्जिक फूड्स हैं उससे बहुत ही लेट इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब जब लेट इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो बॉडी को उसकी आदत नहीं है, जब बॉडी को आदत नहीं है तो वहाँ पे क्या होने की चांसेस है, एलर्जी होने के चांसेस है। सो फिर क्या है, लो एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल एजेंट्स लाइक डस्ट, स्मोक एंड ये सब। अच्छा, ये सब तो अच्छे से जानते हैं, हम लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप आसपास में गांव वगैरह से बिलोंग करते हैं तो अच्छे से जानते हो, ये सारी चीज़ें सुनने को मिल जाती है कि बच्चे को बाहर की हवा लगने दो, नहीं तो क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि टाइम टू टाइम एक्सपोजर होना आवश्यक है, नहीं तो कंडीशंस जो है वो वर्स होती रहती हैं। एंड यहाँ पे आपका ये जो टॉपिक है कंsanguinity एटोपी, वो ख़त्म होता है। सो अब तक हमने 2 टॉपिक्स जो हैं वो काइंडली कवर कर लिए हैं। सो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।